जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग को जानना है टैक्स लायबिलिटीज के बारे में और आईटीसी के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई के बारे में पढ़ाया था ना। आज की क्लास में जो जानना है वो टैक्स लायबिलिटीज वगैरह जानना है आपको। और इसके साथ साथ आज की क्लास में भी जानेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, यानी कि ये सब जीएसटी से रिलेटेड है, वही हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी के बारे में, तो टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें सप्लाई लिया गया किससे? सेल से। और किसके अंतर्गत? तो जीएसटी के अंतर्गत। अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है कि जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। सेल करते समय हम क्या करेंगे? टैक्स को कलेक्ट करेंगे ना, तो वही हमारी क्या कहलाती है? टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत मात्र 100 रुपया। कितना रुपया है? 100 रुपया है। और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट आरएस 5 होगा। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल 105 रुपया कलेक्ट करने हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 5 रुपए हो जाएगी। जैसे देखिए, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल किया गया, ठीक है, जिसमें से 5% जीएसटी भी इसमें लिया जा रहा है। तो अगर हम टोटल जोड़ेंगे, 105 रुपया हम उस कस्टमर से पैसा ले रहे हैं ना। देखिए, इसमें लिखा भी है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं, तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वह हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। इसमें क्या परसेंट जीएसटी ले रहे हैं? 5%। तो ये टोटल अगर हम 5% यहाँ पे मिला रहे हैं, तो टोटल पैसा हम सेल करते समय कितना ले रहे हैं? 105 रुपया। जिसमें 5 रुपया हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपया हमारा क्या है? जीएसटी है, जो हमको टैक्स लायबिलिटी कहलाती। समझ में आया? तो ये 5% जो हमारा निकल के आया, 5 रुपया जो निकल के आया, ये टैक्स लायबिलिटी का पैसा है। ये 5 रुपया हम क्या कर रहे हैं? जीएसटी के तौर पे दे रहे हैं। दे रहे हैं कि ले रहे हैं? ले रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं ना। तो 5 रुपया हम ले रहे हैं। अब चलिए, अब बात आती है क्या? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, अभी तो बात आई थी सेल की, अब बात किसकी आ गई? परचेज की। कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, और यही टैक्स अमाउंट हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाती है। कह रहा है कि सपोज यदि हमने गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत मात्र 100 रुपया थी, और कह रहा है कि इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट 5 रुपया होगा। इस प्रकार हम अपने सप्लायर की टोटल 105 पेमेंट किया, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी 5 रुपए है। जैसे देखिए, अगर किसी गुड्स को सेल होता है, तो उस केस में 5%, 5 रुपया जीएसटी कलेक्ट होता है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सप्लायर से माल खरीदते हैं, और वो सप्लायर अगर माल 100 रुपए का दे रहा है, उसमें से 5% और भी हमसे टैक्स के रूप में ले रहा है, तो हमको 5 रुपया देना होता है ना। तो जब हम 5 रुपया देते हैं, तो वही प्रोडक्ट का मूल्य 105 रुपया हमको देना पड़ता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपया हमारे लिए आईटीसी होता है, और दुकानदार के लिए टैक्स लायबिलिटी होता है। समझ में आया? तो दोनों में अंतर बस यही है कि टैक्स लायबिलिटी सेल पे डिपेंडेंट होता है, और आईटीसी आपका परचेज पे डिपेंडेंट होता है। इसमें हम देते हैं और इसमें हम लेते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया इसमें समझिए।
अगला टॉपिक यहाँ पे बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, संरचना के बारे में बता रहा है। करा कि प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपोनेंट प्रभावित होते हैं। करा है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी में प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई जब हम करते हैं तो नीचे लिखे हुए टैक्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में, अभी नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया? लोकल जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। देखिए कह रहा है एक तरफ लिखा है टैक्स कंपोनेंट और एक तरफ लिखा है टैक्स एप्लीकेटेबिलिटी। मतलब ये तो हमारा टैक्स के कंपोनेंट है कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, ये टैक्स के हमारे भाग हैं, और ये दिया है कि कहाँ कहाँ कौन सा टैक्स यूज किया जाता है। जैसे पहला लिखा है सेंट्रल टैक्स, जिसको सीजीएसटी या सेंट्रल टैक्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें लिखा है सेंट्रल जीएसटी और जिसको बोला गया है सीजीएसटी आर सेंट्रल टैक्स, जो लेता है कौन? ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ। मतलब अपने स्टेट के अंदर अगर ऐसी कोई, अगर हम गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो इस पे जो है सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। नहीं समझ में आया? जैसे आप इतना समझिए कि अगर किसी गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के अंदर अगर आप सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं तो इस केस में इंट्रा स्टेट जीएसटी हमारा चार्ज होता है, जिसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? क्योंकि इंट्रा की बात हो रही है और इंट्रा का मतलब होता है अपने स्टेट के अंदर। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या लिखा है, स्टेट जीएसटी और ब्रैकेट में लिखा है यस जीएसटी आर स्टेट टैक्स। अभी तो मैंने आपको सेंट्रल के बारे में पढ़ाया, अब हमारा आता है क्या, स्टेट टैक्स। अब स्टेट टैक्स के बारे में बता रहा है कि ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ। मतलब अपने स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की गुड्स या सर्विस के सेल होने पर इंट्रा स्टेट के अंतर्गत स्टेट टैक्स का भी क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे 18% अगर जीएसटी लग रहा है किसी प्रोडक्ट को सेल करते समय अपने स्टेट के अंदर, तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% यस जीएसटी होगा। 9% यस जीएसटी और 9% सीजीएसटी। तो यस जीएसटी का मतलब आप बताएंगे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है और सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है क्या, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं या इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। अब ये कौन सा होता है, जो अपने स्टेट से बाहर अप्लाई होता है। आप बताइए अपने जो है इंडिया कंट्री में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 ही है ना? तो देखिए उसपे भी आईजीएसटी ही चार्ज होता है, इसमें भी आईजीएसटी ही चार्ज होता है। जैसे लिखा है ऑन इंटर स्टेट आरएस एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब अपने स्टेट के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी आयात निर्यात होता है, उस पे आईजीएसटी चार्ज होता है। और कह रहा है कि ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ। मतलब टेरिटरी का मतलब होता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे भी अगर मतलब स्टेट हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं और इस स्टेट में भी अगर किसी गुड्स को या सर्विस को सप्लाई या सेल किया जाता है तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। यही जीएसटी के बारे में आपको समझना। यूटी जीएसटी भी लागू होता है, यूटी जीएसटी भी है और प्लस आईजीएसटी भी। आईजीएसटी का मतलब अपने इंटर स्टेट के बाहर और यूटी जीएसटी चार्ज होता है आपके केंद्र शासित प्रदेश में। यूटी जीएसटी के नाम से जाना जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये इंट्रा स्टेट नहीं होता है, ये कह रहा है कि इंटर स्टेट, आपका इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट के बाहर और ये होता है अपने स्टेट के अंदर। बस देखिए इतना उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है यूटी जीएसटी का, मात्र 2 ही आपका जीएसटी चलता है, ये का आपका लोकल जीएसटी है और एक आपका इंटर स्टेट जीएसटी। लोकल जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी और इंटर स्टेट में बस आईजीएसटी। तो अभी पहले समझो, तो पहले अगर आईजीएसटी की बात होती है तो आईजीएसटी में क्या होता है, अपने स्टेट के बाहर होता है, और लोकल जीएसटी की बात होती है तो लोकल जीएसटी अपने स्टेट के अंदर लगता है, जिसमें अगर 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है
तो 18% में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट गवर्नमेंट। और प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसपे 18% जीएसटी लगेगा, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसमें 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन आगे आने वाली क्लास में आपको मिलेगा कि किस प्रोडक्ट पे 18 लगेगा और किस प्रोडक्ट पे 28 लगेगा, और किस प्रोडक्ट पे 12 लगेगा और किस प्रोडक्ट पे 5 लगेगा। ठीक है ना, ये सब आगे की क्लास में मिलेगा। पहले बस आप इतना समझिए कि जीएसटी मात्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के अंतर्गत दो प्रकार का जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी। जबकि इंटर स्टेट का मतलब मात्र एक जीएसटी, आई जीएसटी। तो आई जीएसटी को इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जाना जाता है, और सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एस जीएसटी का मतलब स्टेट। यानी कि स्टेट और प्लस सेंट्रल दोनों मिलकर के क्या करते हैं, लोकल को वसूलते हैं, जो अपने स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। और जो अपने स्टेट के बाहर हो, जैसे मान के चलिए कि हमारा एक बिजनेस है उत्तर प्रदेश में, और हम ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जो बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। उसका जीएसटी नंबर क्या होता है, अलग होता है। और एक चीज समझिएगा, हर एक स्टेट का जीएसटी नंबर बिल्कुल अलग होगा। जैसे अपने स्टेट का 09 है ना, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं अगला क्या पॉइंट दिया है। देखिए, अगर आपसे जीएसटी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? दो प्रकार का जीएसटी, तीन प्रकार बता सकते हैं, लेकिन यूटी जीएसटी का बहुत ज्यादा कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? मात्र दो ही जीएसटी ज्यादा फेमस है, एक आपका आईजीएसटी है और एक आपका लोकल जीएसटी। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिया है, वो है कह रहा है कि टैक्स सबसम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में निम्नलिखित टैक्स को शामिल किया गया। अब देखिए, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल किया गया है, तो इसमें लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स, और कह रहा है कि स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी स्टेट टैक्स, और कह रहा है कि इंटीग्रेटेड टैक्स। अब किस टैक्स को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो जैसे देखिए, एक्साइज ड्यूटी लगता है, भी एक प्रकार का टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी लगता है, वो भी एक प्रकार का टैक्स है, जो रखा जाता है किसके अंतर्गत? सेंट्रल के अंतर्गत। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता है, इसको भी हम रखते हैं किसके अंतर्गत? सेंट्रल के अंतर्गत रखते हैं। और सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई सेवा वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें भी टैक्स लगता है, और वो भी आता है किसके अंतर्गत? सेंट्रल के अंतर्गत। और सरचार्ज एंड चेस आता है, इसको भी रखा जाता है किसके अंतर्गत? सेंट्रल के अंतर्गत। ये समझना होगा आपको कि कौन सा टैक्स मतलब किसके अंतर्गत आता है। जैसे वैट है, तो वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये भी होता है किसके अंतर्गत? स्टेट के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि परचेज टैक्स आता है, ये भी स्टेट के अंतर्गत आता है। एंट्री टैक्स आता है, ये भी स्टेट के अंतर्गत आता है। एंट्री मतलब समझ में आ रहा है? जैसे किसी जो है, मान के चलिए कि हम एंट्री में स्टेट करते हैं, जैसे किसी स्टेट में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, उसमें भी एंट्री चार्ज वगैरह आपको देना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े, जैसे मान के चलिए कि अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में अगर आप जाते हैं, तो जब आप अन्य स्टेट में एंट्री करते हैं तो एंट्री फीस लगता है, उसका भी एक प्रकार का टैक्स नहीं जोड़ा जाता। लग्जरी टैक्स है, लग्जरी का मतलब कुछ ऐसा लग्जरी, आप मतलब कुछ लग्जरी व्यवसाय कर रहे हैं, या कुछ लग्जरी सामानों की आप जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी टैक्स आपको देना पड़ता है। सरचार्ज है, और भी बहुत सारे चार्ज वगैरह लगाए जाते हैं, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद से क्या आता है? इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब आईजीएसटी। और ये देखिए कह रहा है कि काउंटर वैल्यू ड्यूटी के अंतर्गत आता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी के अंतर्गत आता है, और सेंट्रल सेल्स टैक्स के अंतर्गत ये सारा आईजीएसटी चार्ज इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। मतलब इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बाबू आप बताइए, अगर लग्जरी टैक्स है तो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे क्या? स्टेट टैक्स के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए तब वैट किसके अंतर्गत आएगा, तो आप क्या बताएंगे? स्टेट के ही अंतर्गत आएगा। और वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्विस टैक्स किसके अंतर्गत आएगा, तो सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आएगा। ये टैक्स को बांटा गया है अलग अलग भागों में। जैसे देखिए, पहले जो है, पहले क्या होता था, पहले जब किसी गुड्स या सर्विस को अगर सेल किया जाता था,
उस केस में जैसे मान के चलिए कि कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा है, उसके पहले बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। ये एंट्री चार्ज है, तो ये लग्जरी चार्ज है, तो ये आपका एडिशनल चार्ज है, तमाम प्रकार का चार्ज जोड़ करके लिया जाता था। लेकिन उस पूरी ऑप्शंस को कलेक्ट करने का काम एक आपका जीएसटी करता है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? जैसे मान के चलिए आपने पटना से किसी प्रोडक्ट को लेकर के निकला और आपको बिहार राज्य में जाना है, उसके पहले आपको कितना टैक्स देना पड़ता था? पुलिस कहीं रोक लिया तो उसका चार्ज आप दीजिए, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि कोई कहीं चेक इन वगैरह हो रहा है, इनकम विभाग के मतलब, या फिर मान के चलिए कि जीएसटी विभाग के अधिकारी हैं तो उनको आप कुछ दीजिए, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। लेकिन आज उसी को कलेक्ट करके और एक जीएसटी में हम भरने का काम करते हैं। अब चलिए, अब बात आती है किसकी? रजिस्ट्रेशन की। जैसे अभी तक तो मैंने केवल ये आपको बताया कि जीएसटी क्या होता है, कौन सा जीएसटी को किसके अंतर्गत रखा जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आती है कि सर इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या हम और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? अभी कंडीशन बता रहे हैं, समझिएगा। मतलब वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि हम अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारी बिजनेस क्लोज हो सकती है। तो इनके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए इसमें लिखा है, कह रहा है कि टीन, और टीन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो जीएसटी के पहले चलता था, अब इसका वैल्यू नहीं। कह रहा है कि तीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था, ठीक उसी तरह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी आईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। देखिए जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी के आने से पहले आपको टीन देना होता था, और टीन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जैसे इसमें टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था, लेकिन बाद में जब जीएसटी आया तो उसके, जब वो जीएसटी एंट्री किया उसके बाद से टीन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से क्या आया? आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको जीएसटी आईएन नंबर के नाम से जानते हैं, जो है तो कितने नंबर का? 15 नंबर। क्या बता रहा है देखिए, यह जीएसटी आईएन 15 डिजिट का होता है, जो पैन पर आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। अगर आपको जीएसटी नंबर दे दिया जाए तो उसमें से पैन कार्ड नंबर अगर आपको छांटना है तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से छांट सकते हैं, बस आपको प्रोसेस समझना है। तो देखिए जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, उसके पहले टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चलता था, ठीक है ना। लेकिन जब जीएसटी आया तो उस केस में 15 डिजिट का आपको जीएसटी नंबर मिल गया, जो आधारित था किस पे? पैन कार्ड पे आधारित था, पैन नंबर पे आधारित था। और पैन का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है पैन का पूरा नंबर? पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। वो ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को बाद में हम कभी चेंज नहीं करवा पाए। तो देखिए ये पैन नंबर पे आधारित होता है, और पैन नंबर होता कितने अंक का? अच्छा, पैन नंबर भी 15, जीएसटी नंबर भी 15। कितना होता है? 12 होता है, 13 नहीं होता है। मात्र 10 अंक का होता है। कितना? 10। अब खुद सामने लिखा है फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, देखो आप चीटिंग करने का है। अरे चीटिंग करने का आदत नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बना होगा। देखिए यही पैन नंबर है आपका, जो टोटल 10 डिजिट का होता है, जिसमें कुछ नंबर भी होता है और कुछ अल्फाबेटिकल भी होता है। समझ में आ रहा है ना? और ये पेन नंबर देखिए होता कैसे है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया APXV, और यहाँ से नंबर कुछ ले लिया मैंने 5435, और यहाँ पे मैंने P लिख दिया। यही क्या होता है हमारा? पेन नंबर होता है। तो पेन नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसमें स्टार्टिंग का 5 लेटर जो होता है वो आपका अल्फाबेटिकल होता है,
और बीच का 4 लेटर आपका नंबर होता है, और एक लास्ट लेटर आपका क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम पैन नंबर बोलते हैं, और इसी पैन नंबर पे क्या होता है, आपका जीएसटी नंबर भी जुड़ा हुआ। ठीक है ना? जैसे देखिए, एक और हम जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, जीएसटी नंबर कर रहे हैं पैन नंबर। देखिए यहाँ पे ए पी एम पी भी 1231। समझ में आया? एक प्रकार का ये क्या हो गया, पेन नंबर हो गया। और ये क्या कह रहा है, स्टेट कोड। जो लगता है पेन नंबर से पहले की बाद में, पेन नंबर के पहले। तो जैसे अपना स्टेट का कोड क्या है, क्या है, 09। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से एनटीटी कोड आता है, इसके बाद से ब्लैंक आता है, और इसके बाद से चेक सम डिजिट आता है। तो जैसे ब्लैंक में नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने रख दिया हुआ, ठीक है। और ये ब्लैंक नंबर होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेक सम डिजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, 09 APMPB 1231 M1Z। समझ में आया? अब टोटल काउंट करिए कितना अंक हो रहा है, नीचे से नीचे डिजिट काउंट करिए। 09 2 APMP 4 15 हो गया ना? ये आपका क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर ये पैन नंबर से 2 अक्षर पहले ये आपका स्टेट का कोड है, और सर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका क्या है, पेन नंबर है, यहाँ तक पेन नंबर है, और बाकी एक आपका एंटिटी कोड है, और एक आपका ब्लैंक है, और एक आपका चेक सम डिजिट है। इसके नाम से जाना जाता है, और यही हमारा जीएसटी नंबर होता है। देखिए ये एक प्रकार का कोड होता है। देखिए यहां से मैंने आपको बता दिया, ये जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, 09, ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, स्टेट कोड हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किस स्टेट का हम कैसे जानेंगे। और यहां से मैंने टाइप कर दिया APMP भी 1231। ठीक है, M1Z। समझ में आया? तो ये टोटल कितने अंक का हुआ, 15 अंक का हुआ। और ये 15 अंक हमारा होता है जीएसटी आईएन नंबर, जिसका पूरा नाम होता है जीएसटी आईएन नंबर का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है और जो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पे कराता है, उसको 15 नंबर का जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के आधार पे उसकी बिजनेस को जीएसटी भरने का अधिकार दिया गया है। आसानी तरीके से वो जीएसटी नंबर के आधार पे वो अपना अपने बिजनेस का जीएसटी भर सकता है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इंडिया कंट्री ऑल स्टेट जीएसटी आईएन नंबर। देखिए इसमें अपने स्टेट के अंदर जितने भी क्या होंगे, राज्य होंगे, उस पूरे राज्य का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का क्या है, देखिए सब यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। देखिए जम्मू कश्मीर का 01 है, हिमाचल प्रदेश का 02 है, पंजाब का 03 है, चंडीगढ़ का 04 है, उत्तराखंड का 05 है। सारे स्टेट का आपको चेक करके दिखाएगा। इसमें देखिए अपना उत्तर प्रदेश दिया है। ठीक है, ये जीएसटी नंबर पहचानने का तरीका होता है, और जब तक जीएसटी नंबर नहीं पहचानेंगे तब तक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना बड़ी जरूरी होता है। देखिए क्या लिखा है, स्टेट कोड लिस्ट अंडर जीएसटी, और ये स्टेट का नाम लिखा हुआ है। हेलो, नमस्ते।
हाँ, तो पढ़ना से आया तो जमा कर देना चाहिए। ठीक। ठीक। ठीक, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन हो तो भिजवा दो हमारे पास। अरे किसी और से भिजवा देना, हम उसको कैश दे देना, उसमें क्या करना है, मंथ की क्लोजिंग चल रहा है इसके लिए कह रहे हैं। भिजवा करके उसके पास उसको पैसा दे देना। नहीं, कोशिश कोशिश कर दो इस समय में। तो ऐसी जांच कर लेंगे आप लोग ना, कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें पूछा भी जाता है, ये सब आप लोग याद करके आइएगा, मैं सारा कल पूछूंगा अभी कि हिमाचल प्रदेश का क्या है जीएसटी कोड नंबर, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं याद करेंगे ना तो फिर ट्रांजेक्शन के समय सारा भूल जाएंगे। पता चलेगा कि पूछ रहा है आपका उत्तर प्रदेश का, और आप भर रहे हैं किसका, बिहार राज्य का, तो ना सीजीएसटी उठाएगा ना आईजीएसटी उठाएगा। क्योंकि इसको बहुत कंपलसरी होता है जानना, अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे चल करके बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या सर्च करना है यहाँ पे लिख करके, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा, कॉपी में लिखिए, कॉपी में, इंडिया कंट्री ऑल स्टेट जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन नंबर। इंडिया कंट्री ऑल स्टेट जीएसटी आईएन नंबर। हाँ, लिखा गया। एक तरफ लिख लीजिएगा स्टेट और एक तरफ लिख लीजिएगा जीएसटी कोड।